जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए एक ऐसा संभावित पेपर हम लोग देखने जा रहे हैं पूरी सामान्य ज्ञान का, जो आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए काफी होगा। क्योंकि ये क्लास और इस क्लास का हर एक सवाल एग्जामिनर के मनोमस्तिष्क वाला है, यानी कि जो अभी एग्जामिनर के मनोमस्तिष्क में सवाल चल रहे हैं और वो अगली शिफ्ट में साथियों देने वाला है, तो मैं उन सभी चीजों को आपको करवाने वाला हूं आज की इस वीडियो में। मैं कहूंगा साथियों ये 100 प्रश्न होंगे, तकरीबन 100 प्रश्न पूरी सामान्य ज्ञान के। इन सभी सवालों को आप लोग देख कर जाइएगा। ये सभी के सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, संभावित क्वेश्चन हैं और आपके एग्जाम में साथियों आएंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से पूरे इत्मीनान के साथ, पूरी तसल्ली के साथ इन 100 सवालों को आप तैयार कीजिएगा और अपने एग्जाम हॉल में अपने शिफ्ट को क्रैक करने के लिए पहुंच जाइएगा। मेरा मानना है कि आपका एग्जाम बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बताइए कि यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है, तो फ्रांस के पेरिस में ही यूनेस्को का मुख्यालय है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि लोकसभा की संरचना के बारे में कौन सा अनुच्छेद कहता है। तो अगर बात करते हैं लोकसभा के बारे में, तो ये तो अनुच्छेद 81 में इसका वर्णन किया गया है लोकसभा की संरचना के बारे में, जिनका आंसर यहां पर बी है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता देता है, यानी कि जो भी सार्वजनिक रोजगार है उसमें आपका बिल्कुल एक तरीके से समानता स्थापित की जाएगी, यानी कि सबके लिए वो समान है। तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 16 आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 16 आप लोग यहां पर साथियों ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 14 की अगर बात करें, बहुत पूछा जाता है, कानून के समक्ष समानता, यानी कि कानून सबके लिए समान रहेगा। अनुच्छेद 15 की अगर बात करें, जैसे कि मान लीजिए किसी का धर्म अलग है या किसी की जाति अलग है या किसी का लिंग अलग है या कोई कहां पैदा हुआ था, कोई कहां पैदा हुआ था, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसका जिक्र साथियों अनुच्छेद 15 में है, या आप सभी लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए। उपाधियों का अंत या उपाधियों का उन्मूलन साथियों अनुच्छेद 18 में इसका जिक्र किया गया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कहने के किस संविधान में, जो कौन से संविधान में हुए संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है या मिनी संविधान कहा जाता है, बताइए। तो मैं कहूंगा साथियों 42वां संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? लघु संविधान कहा जाता है, अर्थात मिनी संविधान कहा जाता है। ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया। अगर आपसे पूछे कि नागरिकता का उल्लेख जो किया गया है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 में नागरिकता के प्रावधान के बारे में बताया गया है। लेकिन अगर आपसे भाग पूछता है तो भाग आपको 2 बता देना है। कौन सा भाग साथियों? 2 भाग, जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है। मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के रूप में कहा जाता है, यानी कि क्या शिवालिक पहाड़ी को ब्लू माउंटेन कहा जाता है, या गारो पहाड़ी को, या नीलगिरी पहाड़ी को, या साथियों खासी पहाड़ी को? याद रखेंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन कहा जाता है, तो नीलगिरी पहाड़ियों को साथियों ब्लू माउंटेन कहा जाता है। ब्लू का मतलब क्या होता है? नीला, और नीला मतलब साथियों यहां पर नील लिखा हुआ है, तो आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात क्या था। तो उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात साथियों क्या था, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो 1000 पुरुषों पर, ठीक है ना, महिलाओं की संख्या की अगर बात करें साथियों तो कितनी थी? 912 थी। इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला सवाल है कि जो सेवा क्षेत्रक है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्रक का एक हिस्सा है, यानी कि जो सेवा है मैं कहूंगा ये तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है सेवा, या आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो यहां पर अगर साथियों बात करें, ये हो चुका है, ये भी हो चुका है। इसको देखिए, आयरन और कार्बन के संयोजन से कौन सी मिश्र धातु बनती है। देखिए बहुत शानदार मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, पूरे के पूरे तरीके से ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, यानी कि इन सभी सवालों की आने की समझ लीजिए पूरी संभावना है। ठीक है, तो बहुत आराम से बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखेंगे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि आयरन और कार्बन के संयोजन से स्टील बनाई जाती है, ठीक है ना, स्टील बनाई जाती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा कि प्रिज्म के अंतिम 2 कोनों पर कौन से 2 रंग होते हैं। तो कौन से 2 रंग होते हैं? मैं कहूंगा बैगनी और लाल होता है। क्या? बैगनी और लाल होता है। अगला सवाल देखिए, सौर विकिरण को किसके द्वारा मापा जाता है। तो सौर विकिरण को साथियों पायरोमीटर, क्या पायरेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ये आप सभी लोगों को यहां पर याद रखना है, ठीक है ना। चलिए
अब उसके बाद अगर बात करते हैं नेक्स्ट नंबर के, देखिए अगर यहां पर हम लोग बैरोमीटर की बात करें तो बैरोमीटर की अगर बात करें तो वायुमंडलीय दाब को मापने के काम आता है, और मैनोमीटर साथियों ये सिर्फ दाब मापने के काम आता है। और एस्ट्रोमीटर की अगर बात करें तो जो सितारे हैं और जो अन्य खगोलीय पिंड है इनकी स्थिति हो गई, ये सब देखने के काम आता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए मानव नेत्र के दृष्टिपटल पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है। बस इतनी सी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं साथियों, डिक्टो सवाल पूछे जाएंगे, रत्ती भर का चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है कि अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का क्या कारण होता है, तो क्या कारण होता है, वहां पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, यानी कि निम्न वायुमंडलीय दाब वहां पर हो जाता है। रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि रूमी दरवाजा कहां पर है साथियों, उत्तर प्रदेश में। कहां पर है ये, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए कि स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम क्या था, तो अगर स्वतंत्र भारत की बात करते हैं, यूपी के पहले मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो गोविंद वल्लभ पंत इनका नाम था। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला सवाल देखिए कि दिग्गज सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ये उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, लेकिन कहां पर, तो प्रयागराज में साथियों, इलाहाबाद में पैदा हुए, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो किया था वो किसने किया था। देखिए बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1928 में हुआ था। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ये आप सभी लोगों को क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, आप सभी लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि सवाल आपसे जो बनेंगे ना वो यहीं से बनेंगे साथियों। कांग्रेस का पहला सत्र ये आयोजित किया गया था, कहां पर आयोजित किया गया था, बॉम्बे में आयोजित किया गया था। जिनका भी आंसर यहां पर ए है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर लोथल है, और लोथल बहुत इंपॉर्टेंट नगर है साथियों, ठीक है। ये कहां पर है, गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में या हरियाणा में, तो ये कहां पर है साथियों, ये गुजरात में है। जिनका भी आंसर जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए टाइटन की अगर बात करते हैं साथियों तो ये एक उपग्रह है, और ये एक प्राकृतिक उपग्रह, तो पूछा जा रहा है कि ये किस ग्रह का एक प्राकृतिक उपग्रह है, तो आपको मालूम होना चाहिए ये तो शनि का एक प्राकृतिक उपग्रह है। क्या साथियों, शनि का ग्रह अगर आपसे पूछे तो आपको टाइटन बता देना है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि माजुली द्वीप की अगर बात करें तो यह किस नदी पर है, मुझे बताइए। तो ये साथियों ब्रह्मपुत्र नदी पर है। क्या, कौन सा द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है, तो माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाई, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक की लेखिका कौन है साथियों, किरण बेदी हैं। ये आप सभी लोग यहां पर याद रखेंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि लिस्बन किस देश की राजधानी है, बताइए। तो लिस्बन की अगर बात करते हैं साथियों ये पुर्तगाल की राजधानी है। कहां की राजधानी है लिस्बन, साथियों लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है, ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के इनमें से किस जिले में है, तो ये साथियों गाजीपुर में है। कहां पर है, गाजीपुर में है। उसके बाद देखिए अंबुबाची मेला ये किस राज्य का त्योहार है, ऐसे बहुत सवाल पूछे जाते हैं त्योहार से संबंधित। तो अगर आपसे पूछा जाए अंबुबाची मेला कहां पर होता है, तो असम का एक त्योहार है अंबुबाची मेला, जो कहां पर होता है, असम में होता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो लिंग अनुपात था वो कितना था, तो 1000 पुरुषों पर साथियों 943 स्त्रियां यानी कि महिला थी, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। चलिए भाई उसके बाद देखिए साथियों डिजिटल इंडिया योजना जो है ना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। देखिए ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है साथियों। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सिलेक्शन में ये चैनल एक बहुत बड़ी अपनी एक अहम भूमिका निभाएगा। ठीक है, इस बार अगर आप फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मन से पढ़ लीजिए, दिल से पढ़ लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए साथियों, आपका सिलेक्शन बड़े आराम से हो जाएगा। अब यहां पर अगर बात करें कि डिजिटल इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या भारत में निर्माण और दुनिया भर में उत्पादों को बेचना, या कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके गरीब लोगों का विकास करना, या ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्शन बढ़ाना। मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों डिजिटल इंडिया योजना का उद्देश्य जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, इसमें इंटरनेट कनेक्शन को बढ़ाना और ब्रॉडबैंड कनेक्शन को बढ़ाना। आंसर आपका जाएगा सी
सी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए साथियों कि एक गतिमान बस से उतरते समय एक व्यक्ति किस कारण से आगे गिरता है। तो किस कारण से वो आगे गिरता है, वो गति के जड़त्व के कारण। क्या साथियों, गति के जड़त्व के कारण। ये जड़त्व क्या होता है, मान लीजिए अगर कोई चलने वाली स्थिति में है तो वो साथियों उसका एक तरीके से क्या, जो चलने वाली गति है ना, वो उसका जड़त्व एक तरीके से कहलाएगा। तो गति के जड़त्व के कारण, ये सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रेखीय संवेग का संरक्षण किसके समतुल्य होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो न्यूटन के गति का दूसरे नियम के समतुल्य होता है। क्या, रेखीय संवेग का संरक्षण। आंसर आपका बी हो जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी किरण प्रकृति में उदासीन है, बताइए। डायरेक्ट सवाल पूछा जाए, डायरेक्ट आपको जवाब लगा देना है, गामा किरणें, यानी कि गामा किरणें ही प्रकृति में उदासीन होती हैं। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सी प्रदीप्ति की एसआई इकाई, यानी कि प्रदीप्त की एक तरीके से अगर बात करें प्रदीप्त की एसआई इकाई, तो साथियों क्या है, लक्स है। क्या, लक्स। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो प्रदीप था ना, ये लक्स साबुन से नहाता था। तो अगर सवाल आ जाए, ये ट्रिक से आप हमेशा याद रखेंगे। बांध संग्रहित जल में कौन सी ऊर्जा होती है, जो बांध होता है ना, बांध डैम, इसमें जो संग्रहित जल होता है, इसमें कौन सी ऊर्जा होती है, इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है साथियों, स्थितिज ऊर्जा होती है। साथियों ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन में आपको करवा रहा हूं, ये आपके कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क में साथियों स्टोर हो रहे हैं। और जो चीज आपके मनोमस्तिष्क में साथियों स्टोर होती जाती है, ये समझ लीजिए वो आपकी तैयार होती जाती है। बस आप इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो विद्युत मोटर की क्या, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में नहीं, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में नहीं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों, यानी कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता किस पर अधिकतम होती है। तो ये तो साथियों ध्रुवों पर अधिकतम होती है, या आप सभी लोग यहां पर याद रखेंगे, यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की प्रकृति तीव्रता पर अधिकतम होती है, तो ध्रुवों पर अधिकतम होती है। अगला सवाल देखिए कि संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव होगा जब समांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल कम हो जाता है, मुझे बताइए। तो ये साथियों घट जाएगी। क्या, ये घट जाएगी, ये आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है, तो मैं कहूंगा साथियों जो रेडियो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है ना, इसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, एक पी प्रकार का अर्धचालक होता है। तो एक पी प्रकार का अर्धचालक जो होता है, ये विद्युतीय रूप से उदासीन होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि एक विद्युत चुंबक की करोड़ जो होती है ना साथियों, ये किससे बनी होती है। तो ये अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बता देना है कि एक विद्युत चुंबक की करोड़ नर्म लोहे से बनी होती है। किससे बनी होती है साथियों, नर्म लोहे से बनी होती है। अगला सवाल देखिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ तो वे होते हैं जिनमें परमाणु में, एक परमाणु में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होता है। कैसा होता है, तो मैं कहूंगा शून्य होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। साइंस के सवाल तो आपसे पूछे जा रहे हैं। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है साथियों आपके स्क्रीन पर, देखिए यहां पर अगर बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिस्क है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, देखिए स्पैम की अगर बात करें तो स्पैम भी एक वास्तविक सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिस्क है, वायरस भी है और हैकर्स भी है। तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस नगर निगम ने खुद को BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया है। तो किसकी बात चल रही है, क्या आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो सकता है, देखिए और बताइए। मैं कहूंगा गाजियाबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि कुकिंग टू सेव योर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, अभिजीत बनर्जी इस पुस्तक के लेखक हैं। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है कि मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था, यानी कि इसका नाम अपोलो 11 था। क्या इसका नाम था, अपोलो 11 था, और ये एक अंतरिक्ष यान था। इसी में साथियों मनुष्य सबसे पहली बार चंद्रमा पर गया था। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया, यानी कि कब से लागू किया गया। तो ये आपको मालूम होना चाहिए 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। उसके बाद देखिए एक रंगीन और मंत्र मुग्ध मेला है जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के कुछ दिनों के बाद आयोजित किया जाता है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम नौचंदी मेला है। अगर आपसे पूछा जाए कि नौचंदी मेला कहां पर लगता है, तो उत्तर प्रदेश में लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देखिए गोदावरी नदी किस राज्य में उत्पन्न हुई। तो गोदावरी नदी की अगर बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र राज्य में उत्पन्न हुई। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर
सी के साथ। और अगर बात करते हैं साथियों गोदावरी नदी की, तो महाराष्ट्र के कौन से जिले में साथियों अगर बात करें कौन से जिले से निकलती है, तो ये साथियों नासिक से निकलती है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि किसके जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं कहूंगा अटल बिहारी वाजपेयी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 25 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था और 25 दिसंबर को ही सुशासन दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है। तो हेरोडोटस की अगर बात करें, हेरोडोटस को साथियों इतिहास का पिता कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। शुक्र ग्रह किस दिशा में घूर्णन करता है बताइए। तो शुक्र ग्रह की अगर बात करें ये साथियों पूरब से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष की बात की गई है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही संविधान सभा के अध्यक्ष थे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य की अगर बात करें तो कचिपुड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? कचिपुड़ी हो जाएगा। ये आप सभी लोग यहां पर याद रखेंगे। चलिए उसके अलावा आप सभी लोग जानते हैं कि भरतनाट्यम कहाँ है। भरतनाट्यम साथियों तमिलनाडु का है। कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। कथकली की अगर बात करते हैं ये साथियों केरल का है। और ओडिशा कहाँ का है? ये आपका ओडिशा का है। तो इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा, ये तो हो गया। उसके बाद देखिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अधिकार की गारंटी देता है। तो बोलने के अधिकार की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? मैं कहूंगा अनुच्छेद 19 में है। ये आपको मालूम होना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के संविधान से प्रेरित नहीं है, मुझे बताइए। चलिए देखिए शोषण के खिलाफ अधिकार है आपके पास, बिल्कुल ये एक मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार क्या मौलिक अधिकार है? मैं कहूंगा बिल्कुल। समानता का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए सिखों के 5वें गुरु का नाम क्या है, मुझे बताइए। तो सिखों के 5वें गुरु का नाम गुरु अर्जुन देव है। क्या नाम है? गुरु अर्जुन देव है। भारत के किस भाग में केसर उगता है बताइए। तो जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं साथियों, जम्मू कश्मीर में केसर उगता है। आप सभी लोगों को याद रखना है, आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल देखिए भारत और भूटान के बीच की सीमा जो है ना, ये भारतीय राज्यों से मिलती है, यानी कि कितने भारतीय राज्यों से मिलती है ये आपको बताना है साथियों, बताइए। चलिए तो आप लोग ध्यान रखेंगे भारत और भूटान के बीच की सीमा 4 भारतीय राज्यों से मिलती है। आंसर आपका डी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहां पर है। तो विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय की अगर बात करें साथियों तो इसका मुख्यालय कहां पर है? रोम में इसका मुख्यालय। कहां पर इसका मुख्यालय साथियों? रोम में इसका मुख्यालय है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब की गई थी तो 1961 में साथियों इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए प्योंगयांग निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है। तो अगर आपसे पूछा जाए उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है तो उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। क्या उत्तर कोरिया की राजधानी है? उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। ये आप सभी लोग यहां पर याद रखेंगे भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए दक्षिण कोरिया की अगर बात करते हैं, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, ठीक है ना। और वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई है। तो मैं कहूंगा बिल्कुल वियतनाम की राजधानी क्या हो जाएगी? वियतनाम की साथियों राजधानी हनोई हो जाएगी। ये आप सभी लोगों को यहां पर याद रखना है। चलिए कंबोडिया की राजधानी की बात करें तो नोम पेन है। क्या? नोम पेन, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नोम पेन जो ना ये भी कंबोडिया की राजधानी है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? प्राकृतिक गैस एक है जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम है, कोयला है, लेकिन लकड़ी नहीं है। जीवाश्म ईंधन अब नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। अष्टछाप का गठन किसने किया था बताइए। तो अष्टछाप का गठन की अगर बात करते हैं विट्ठल नाथ के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा अष्टछाप का गठन किया गया था साथियों? विट्ठल नाथ के द्वारा अष्टछाप का गठन किया गया था। ये आप सभी लोगों को यहां पर याद रखना है, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के गठन के बाद पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसने कार्य किया था। तो मैं कहूंगा सबसे पहले कौन बने थे उत्तर प्रदेश के, ठीक है ना। तो गोविंद वल्लभ पंत बने थे। ये आप सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है।
चलिए अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। तो कौन सा नहीं है साथियों, माइक्रोवेव नहीं है। अब माइक्रोवेव नहीं है तो यही आपका क्या होगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है कि किसके प्रजनन भाग फूल में स्थित होते हैं। तो मैं कहूंगा आवृतबीजी। क्या साथियों, आवृतबीजी के प्रजनन भाग फूल में स्थित होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है साथियों CaSO4 1/2H2O। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, लगभग ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए विद्युत चुंबकों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यह एक अस्थायी चुंबक है, ये तो सत्य कथन है। इसकी क्षमता इसके ध्रुवों के बीच वायु के अंतर के साथ बदलती है, ये भी सही है। ध्रुवीय को बदला नहीं जा सकता, ये गलत है। बदला जा सकता है तो ये आपका गलत है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 ओम, 4 ओम, 12 ओम मान के 3 प्रतिरोध समांतर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। परिपथ के तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ये आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है, और इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो 9 ओम लिखा है ना, 1/9 कर लीजिए। 4 ओम लिखा है ना तो 1/4, 12 ओम लिखा है तो साथियों 1/12 हो गया यहाँ पर। अब इसको आपको क्या करना है साथियों, इसको आपको एक तरीके से कैलकुलेट करना है। तो अगर बात करते हैं साथियों इसका, ठीक है, एलसीएम की अगर बात करें क्या आ जाएगा यहाँ पर, 9 हो गया, 4 हो गया साथियों, उसके अलावा 12 हो गया। देखिए 2 से अगर कट करें ये 9 आ गया, ये 2 आ गया, ये 6 आ गया, ठीक है। 2 से अगर कट करे तो ये 9 आ गया, ये 2 एकम 2, ये 3 आ गया। 3 से कट करे 3 3 9, 3 एकम 3 3 फिर आ जाए। 2 दूना 4, 4 3 12, ठीक है, और 12 3 कितना हो जाएगा साथियों, 36 हो जाएगा। तो नीचे आपका 36 आ जाएगा। 9 चौक 36 हो गया, 4 नीम 36 हो गया, 12 3 36 हो गया। कितना आ गया साथियों, ये आपका कितना हो गया, ये तो हो गया आपका 13 और 16/36 हो गया। क्या हो गया साथियों, 16/36 हो गया। 2 से अगर कट करे तो 8 और कितना आ जाएगा साथियों, 18 आ जाएगा। और कट करे तो 4 और 9 आ जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात आपको क्लियर है। चलिए देखिए 16 बटे कितना आ गया था, ये आपका 12 हो गया। अच्छा 12 और 4 16 होता है, ठीक है। 36 यहां पर आ गया, 8 आ गया, 36 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, ठीक है। अब हम निकालना है, क्या निकालना है मेरे साथियों, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो पता ये क्या है साथियों, ये है, ठीक है, ये 1 बटे क्या है, यहां पर पता क्या लिखेंगे, परिपथ का क्या साथियों, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। अब ऐसा करो, हमें निकालना है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, लेकिन ये 1 बटे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है। तो हम साथियों क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि 1 को नीचे कर देंगे, ऊपर साथियों परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कर देंगे। तो जब ये काम हम करेंगे साथियों तो ये भी उल्टा पलटी हो जाएगी, 4/9 की जगह 9/4 हो जाएगा। तो साथियों परिपथ का, हम सिर्फ परिपथ लिख देते हैं, परिपथ बराबर क्या हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगेगा, 0 बच जाएगा, ठीक है, और 4 दूना 8 हो जाएगा। तो 2.2 करके आंसर आ रहा है। तो 2.2 कहां पर लिखा हुआ है, तो 2.2 ओम आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये क्या होगा, ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है कि कौन से ऊतक पौधों में भोजन का परिवहन करते हैं। तो जो फ्लोएम होते हैं ना साथियों, फ्लोएम ऊतक, ये पौधों में भोजन का परिवहन करते हैं, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि व्यापक दृष्टि क्षेत्र के कारण वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण पसंद किया जाता है। तो उत्तल दर्पण पसंद किया जाता है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। ठोस पदार्थों के ताप को बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा, क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, कणों की, ऑप्शन नंबर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो आपको मालूम होना चाहिए ठोस पदार्थों के ताप को बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। आप लोग ध्यान रखेंगे, सवाल डिक्टो आपसे यही पूछा जाएगा। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सातों सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि जमीन से 20 मीटर ऊंचाई पर रखे गए 10 किलोग्राम द्रव्यमान की स्थिर वस्तु में कितनी ऊर्जा होगी। ये आपको साथियों क्या करना है, ये आपको साथियों बताना है। चलिए तो यहां पर साथियों क्या आपका राइट आंसर हो सकता है, देखिए और मुझे बताइए आपका राइट आंसर क्या है। देखिए साथियों यहां पर द्रव्यमान आपको दे रखा है, कितना द्रव्यमान आपको दे रखा है, द्रव्यमान साथियों आपको 10 kg दे रखा है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर हाइट की बात करें यानी कि ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई आपको साथियों यहां पर 20 मीटर दे रखी है, ठीक है। बी और स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, आप कितनी ऊर्जा होगी, तो स्थितिज ऊर्जा आपसे कहीं ना कहीं पूछी जा रही है। तो स्थितिज
ऊर्जा आपसे साथियों यहाँ पर पूछी जा रही, स्थितिज ऊर्जा बराबर साथियों क्या हम कर सकते हैं, ठीक है ना, हम कर सकते हैं साथियों कि इसकी कितनी ऊंचाई है, ये ऊंचाई हो गई, इसका कितना द्रव्यमान है 10 हो गया, ठीक है, सॉरी ऊंचाई तो कितनी, ऊंचाई 10, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई साथियों 20 है ना, 20 यहाँ पर लिखा है, हाँ बिल्कुल 20 लिखा है, ऊंचाई आपकी 20 होगी, द्रव्यमान 10 kg 10 हो गया, और ये लिखा हुआ साथियों ठीक है जी लिखा हुआ है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण की अगर बात करें तो साथियों 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो यहाँ पर 10 गुना हो जाएगी, तो ये क्या आपका आ जाएगा, ये 2000 आपका आ जाएगा, यानी कि 2000 जूल जो होगी ये स्थितिज ऊर्जा होगी, और यही आपसे पूछा जा रहा था, 2000 जूल आपका जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसको किलो जूल में हम बदलें तो साथियों 2 किलो जूल हो जाएगा यहाँ पर, तो 2 किलो जूल कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर धकेले जाने का अनुभव करते हैं, यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो ये न्यूटन के पहले नियम का उदाहरण है। एक निर्वात में एक पंख और एक सिक्के को गिराने पर कौन सा सबसे पहले जमीन पर गिरेगा, बताइए। क्या सिक्के पहले जमीन पर पहुंच जाएगा, पहले पंखा जमीन पर पहुंचेगा, पंख और सिक्का दोनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, तो मैं कहूंगा पंख और सिक्का दोनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, ये आपका जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि कौन सा उपकरण विद्युत की चुंबकीय शक्ति पर निर्भर करता है, तो मैं कहूंगा साथियों पंखा भी, टेलीफोन रिसीवर भी, डायनेमो भी, यानी कि ये सभी उपकरण विद्युत की चुंबकीय शक्ति पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में मध्यमा उंगली किसका प्रतिनिधित्व करती है, तो ये साथियों चालक के बहन माध्यम से बहने वाली धारा की दिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं, आंसर आपका सी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो कौन सी है साथियों, गामा किरणों की अगर हम बात करते हैं तो इनमें से, ठीक है ना, कौन सी, यानी कि गामा किरणों उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है, आप लोग ध्यान रखेंगे उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे गामा किरणें होती हैं। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं के बारे में कहती है, तो जब हम बात करते हैं साथियों कौन सी अनुसूची की, तो साथियों जब हम भारतीय संविधान की 8 अनुसूची के बारे में बात करते हैं, अनुसूची 8, तो ये भाषाओं के बारे में बताती है, इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, और जिनका आंसर ए है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए तो ये साथियों जीके के कुछ क्वेश्चंस थे, उसके अलावा जनरल साइंस के आपने कई सारे क्वेश्चंस देखे। मेरा मानना है कि ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, इन सभी क्लासेस को आप लोग देख कर जाइएगा।